भारत के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, जिसमें एक्शन, रोमांस और रहस्य तीनों ही है। सुभाष चंद्र बोस देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले असल जिंदगी के हीरो थे, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी न स्वीकारते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उनकी लव लाइफ भी काफी दिलचस्प थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेक्रेटरी एमिला से प्रेम विवाह किया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। उनकी प्रेम कहानी के भी कई किस्से हैं। ये तो रही एक्शन और रोमांस की बात। अब सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़े रहस्य पर नजर डालते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हर किसी के लिए एक रहस्य है। उनके निधन के इतने सालों बाद भी आज तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर उनकी मौत असल में कैसे हुई थी। उनकी मृत्यु पर जो जांच कराई गई वो भी कुछ सही निष्कर्ष नहीं दे सकी। चलिए जानते हैं अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मौत के रहस्यों के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस बड़े रहस्यमय व्यक्ति थे। उनमें अपने जीवन काल में एक संप्रभु भारत को देखने का उत्साह और जुनून था। वो स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शुमार थे और नेताजी कहलाए। मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो उस समय जापान के कब्जे में था। रात 9 से 10 बजे के बीच निधन से पहले बोस कोमा में चले गए थे। चलिए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंपीरियल जापानी सेना के पायलट, सह पायलट और लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदेई ने दावा किया कि जापान के आधिकारिक आत्मसमर्पण के तुरंत बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शिदेई और बोस डेरेन के रास्ते में थे, जहां बोस को यूएसएसआर के वार्ताकारों के साथ राजनीतिक शरण के बारे में बात करनी थी और भारतीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के लिए आजाद हिंद फौज यानी आईएनए का नियंत्रण सोवियत संघ को सौंपना था। शिदेई को बोस के लिए मुख्य वार्ताकार के रूप में काम करना था। घायल या मृत बोस की कोई तस्वीरें नहीं ली गई और न ही मृत प्रमाण पत्र जारी किया गया। इन्हीं वजहों से आईएनए ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका निधन हो गया। बोस के कई समर्थकों ने उनके निधन के समाचार और परिस्थितियों दोनों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। इसे साजिश बताते हुए कहा कि बोस के निधन के कुछ घंटों के भीतर कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई थी। नेताजी के बारे में कुछ मिथक आज भी कायम है। बोस के चीफ ऑफ स्टाफ कर्नल हबीब उर रहमान, जो उस समय दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में उनके साथ थे, बच गए। उन्होंने 1 दशक बाद बोस के निधन पर गठित एक जांच आयोग में गवाही दी। कहा जाता है कि बोस की अस्थियां टोक्यो के रिकेंजी मंदिर में रखी हुई है। चलिए अब आगे जानते हैं नेताजी से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। 1940 के बाद से जब कोलकाता में हाउस अरेस्ट से बच गए थे, तो उनके ठिकाने के बारे में अफवाहें बढ़ी। 1941 में जब वह जर्मनी में दिखाई दिए तो उनके और उनकी व्यवस्थाओं के बारे में तरह तरह की अटकलें रहीं। उनको लेकर अटकलों और रहस्यों का सिलसिला विमान हादसे के बाद भी जारी रहा। विमान हादसे के बाद भी लंबे समय तक उनके जिंदा रहने की अफवाहें रह रहकर उड़ती रहीं। सन 1950 के दशक में कहानियां सामने आने लगी कि बोस तपस्वी बन गए थे। इतिहासकार लियोन ए गॉर्डन ने 1960 के दशक में इसे मिथक बताया था। हालांकि बोस के कुछ सहयोगियों ने सुभाषवादी जनता का गठन किया, जो इस कथा को बढ़ावा देने वाला एक संगठन था कि बोस उत्तर बंगाल के सोलमारी स्थित एक अभयारण्य में चले गए थे। कुछ रिपोर्ट स्पष्ट रूप से नेताजी की मृत्यु को स्थापित करती हैं। कहा गया कि मित्सुबिशी के 21 बमवर्षक विमान, जिस पर वो सवार थे, ताइपे में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत सरकार ने अब तक नेताजी की मृत्यु या लापता होने की 3 जांच कराई है। केवल पहले 2 ने निष्कर्ष निकाला कि 18 अगस्त 1945 को उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ताइहोकू के एक सैन्य अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई, और यह भी कि टोक्यो के रेकोंजी मंदिर में नश्वर अवशेष उनके हैं। चलिए जानते हैं कि वो 3 रिपोर्ट क्या हैं। सबसे पहला है फिगेस रिपोर्ट 1946। विमान दुर्घटना के बाद फैली अफवाहों के आलोक में लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व एशिया के सुप्रीम एलाइड कमांड ने एक खुफिया अधिकारी कर्नल जॉन फिगेस को बोस की मौत की जांच करने का कमान सौंपा। 5 जुलाई 1946 को प्रस्तुत फिगोस की रिपोर्ट गोपनीय थी। 1980 के दशक में लियोनार्ड ए गॉर्डन ने फिगोस का इंटरव्यू लिया था, जहां उन्होंने रिपोर्ट लिखने की पुष्टि की। 1997 में ब्रिटिश सरकार ने अधिकांश IPI यानी इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस फाइलों को ब्रिटिश लाइब्रेरी में जनता के देखने के लिए उपलब्ध कराया। हालांकि फिगेस की रिपोर्ट उनमें नहीं थी। फिगेस की रिपोर्ट और गॉर्डन की जांच 4 बातों की पुष्टि करती है। 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस सवार थे। बोस का उसी दिन पास के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया। ताइहोकू में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसकी राख को टोक्यो भेज दिया गया। दूसरा रिपोर्ट है शाहनवाज समिति 1956। बोस के बारे में अफवाह और विमान दुर्घटना की घटना पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 1956 में भारत की संप्रभु सरकार ने शाहनवाज खान की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की, जो उस समय संसद सदस्य थे। वह आजाद हिंद फौज के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इस समिति के अन्य अहम सदस्यों में से SN मित्रा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से नामित एक सिविल सेवक और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस थे। इस समिति को नेताजी जांच समिति भी कहा जाता है।
अप्रैल से जुलाई 1956 के बीच इस समिति ने भारत, जापान, थाईलैंड और वियतनाम में 67 गवाहों का बयान लिया, विशेष रूप से वो जो उस समय विमान दुर्घटना में बच गए थे और दुर्घटना से उनकी चोटों के निशान थे। गवाहों में ताइहोकु सेना अस्पताल के सर्जन डॉक्टर योशिमी शामिल थे, जिन्होंने अपने अंतिम घंटों में बोस का इलाज किया था, और हबीबुर रहमान जो विभाजन के बाद भारत छोड़कर चले गए थे। 2/3 समिति यानी खान और मेत्रा ने कुछ मामूली विसंगतियों के बावजूद निष्कर्ष निकाला कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकु में विमान दुर्घटना में हुई थी। सुरेश चंद्र बोस ने अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और दावा करते हुए असहमति का एक नोट लिखा कि शाहनवाज समिति के अन्य सदस्यों और कर्मचारियों ने जानबूझकर कुछ महत्वपूर्ण सबूतों को रोक दिया था, और यह कि समिति को नेहरू द्वारा विमान दुर्घटना से मृत्यु का अनुमान लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। गॉर्डन के मुताबिक 121 पन्नों की रिपोर्ट में से सबूतों से निपटने का एक मुख्य सिद्धांत यह था कि अगर गवाहों की 2 या 2 से ज्यादा कहानियों में उनके बीच कोई विसंगति है तो इसमें शामिल गवाहों की पूरी गवाही को खारिज कर दिया जाता है और झूठा मान लिया जाता है। इसके आधार पर बोस ने निष्कर्ष निकाला कि कोई दुर्घटना नहीं हुई थी और उनके भाई अभी भी जीवित थे। गुमनामी बाबा के मौत के 2 दिन बाद यानी 19 सितंबर 1985 को शाम करीब 4 बजे फैजाबाद के ही गुफ्तार घाट पर सरयू नदी किनारे गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर उनका चेहरा किसी को देखने को नहीं दिया गया था। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा एक ही शख्स थे? क्या नेताजी ने ही गुमनामी बाबा बनकर अपनी जिंदगी की आखिरी वक्त फैजाबाद में गुमनाम जिंदगी के तौर पर गुजारी थी, या फिर गुमनामी बाबा नेताजी के बेहद खास थे? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के करीब 75 साल बाद भी जिंदा इन सवालों के जवाब अब सार्वजनिक होने जा रहे हैं। 17 सितंबर 1985 इस कहानी की शुरुआत इसी तारीख से होती है जब फैजाबाद में गुमनामी बाबा की अचानक मौत हो जाती है। मौत के 2 दिन बाद 19 सितंबर 1985 को शाम करीब 4 बजे फैजाबाद के गुफ्तार घाट पर सरयू नदी किनारे गुमनामी बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर उनका चेहरा किसी को देखने को नहीं दिया गया। कहा जाता है कि मौत के बाद और अंतिम संस्कार से पहले गुमनामी बाबा के चेहरे को किसी रसायन से बिगाड़ने की कोशिश की गई थी ताकि चेहरे की शिनाख्त ना हो सके। गुमनामी बाबा की मौत से पहले उनकी जिंदगी एक तरह से गुमनाम सी ही थी। इसकी वजह यह थी कि गुमनामी बाबा बेहद रहस्यमयी तरीके से रहा करते थे। आम लोग उनका चेहरा तक नहीं देख पाते थे। थोड़े थोड़े वक्त पर किराए का घर बदलते रहते थे, यहाँ तक कि उनके निजी सेवक भी हर कुछ महीने में बदल जाते थे, लेकिन तब भी सब ठीक था। शक और सवाल पैदा हुआ गुमनामी बाबा की मौत के 2 दिन बाद। फैजाबाद शहर के सिविल लाइंस में बने राम भवन में गुमनामी बाबा ने आखिरी सांसें ली थी। उनकी मौत के 2 दिन बाद जब सेवकों ने घर की तलाशी ली तो पहली बार एक अफवाह फैजाबाद से बाहर निकलकर देश के कोने कोने तक जा पहुंची। दरअसल कई बक्सों में बंद सामान को जब बाहर निकाला गया तो अचानक चर्चा शुरू हो गई कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे। अब सवाल ये था कि अगर नेताजी ही गुमनामी बाबा थे तो फिर 1945 में विमान हादसे में किसकी मौत हुई थी, क्योंकि भारत सरकार तक ये कह चुकी थी कि नेताजी की विमान हादसे में मौत हो चुकी है। और आखिर वो सामान क्या था जो गुमनामी बाबा को नेताजी बता रहा था? तो सबसे पहले गुमनामी बाबा के बक्से से बरामद सामान पर एक नजर डालते हैं। जो सामान गुमनामी बाबा के पास से मिला था उसमें कोलकाता में हर साल 23 जनवरी को मनाए जाने वाले नेताजी के जन्मोत्सव की तस्वीरें थी। लीला रॉय की मौत पर हुई शोक सभा की तस्वीरें थी। नेताजी की तरह के दर्जनों गोल चश्मे थे। 555 सिगरेट और विदेशी शराब थी। सुभाष चंद्र बोस के माता पिता और परिवार की निजी तस्वीरें भी थी। एक रोलेक्स की जेब घड़ी थी और आजाद हिंद फौज की एक यूनिफॉर्म थी। इसके अलावा 1974 में कोलकाता के दैनिक आनंद बाजार पत्रिका में 24 किस्तों में छपी खबरें थी। जर्मन, जापानी और अंग्रेजी साहित्य की ढेरों सारी किताबें मिली थी। भारत चीन युद्ध संबंधी किताबें भी वहां से मिली जिनके पन्नों पर टिप्पणियां लिखी गई थी। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के जांच के लिए बने शाहनवाज और खोसला आयोग की रिपोर्ट, सैकड़ों टेलीग्राम और पत्र आदि जिन्हें भगवान जी के नाम पर संबोधित किया गया था। यही नहीं, हाथ से बने हुए उस जगह के नक्शे भी बरामद हुए थे जहाँ नेताजी का विमान क्रैश हुआ था। आजाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा के प्रमुख प्रवीत मोहन रॉय के लिखे गए बधाई संदेश भी बरामद हुए थे। जब ये सारा सामान एक साथ बरामद हुआ तो धीरे धीरे गुमनामी बाबा की कहानियां मशहूर होने लगी। तमाम चश्मदीद सामने आने लगे। फिर एक अहम बात का पता चला कि उत्तर भारत का एक आम गुमनामी बाबा भला जर्मन, अंग्रेजी, जापानी और बंगाली भाषा इतनी धारा प्रवाह कैसे बोल सकता था। और ये सब वही जुबानें थी जो नेताजी बोला करते थे। लिहाजा अब यह तय हुआ कि नेताजी के फैजाबाद पहुंचने की कहानी समझी जाए। आखिर वो यहाँ कब, कैसे और कहां से आए। फैजाबाद के स्थानीय लोगों के मुताबिक गुमनामी बाबा या भगवान जी 70 के दशक में वहां पहुंचे थे। शुरुआत में वो अयोध्या की लाल कोठी में बतौर किराएदार रहा करते थे। फिर कुछ दिन बाद
बस्ती में जाकर रहने लगे, लेकिन बस्ती उन्हें बहुत रास नहीं आई और गुमनामी बाबा वापस अयोध्या लौटकर पंडित राम किशोर पंडा के घर रहने लगे। फिर कुछ साल बाद उनका अगला पड़ाव था अयोध्या सब्जी मंडी के बीचों बीच स्थित लखनऊबा हाता, जहाँ वे बेहद गुप्त तरीके से रहे। आखिरी वक्त में गुमनामी बाबा फैजाबाद के राम भवन में 2 कमरों के मकान में रहते थे, जहाँ उनकी मौत हुई। गुमनामी बाबा की मौत के बाद सामान के साथ कुछ ऐसी बातें भी बाहर आई जिनको लेकर लोगों को यकीन सा होने लगा था कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। गुमनामी बाबा फैजाबाद कैसे पहुंचे, कहां से आए, किसी को पक्के तौर पर पता नहीं था। गुमनामी बाबा हमेशा हर जगह बेहद गुप्त तरीके से क्यों रहते थे? गुमनामी बाबा किसी को अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते थे? वो कौन लोग थे जो हर साल 23 जनवरी और दुर्गा पूजा पर गुमनामी बाबा से मिलने गुप्त तरीके से आते थे? 23 जनवरी को नेताजी का जन्मदिन होता है। इन 2 मौकों पर बाबा के निजी सेवकों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जाता था। अगर गुमनामी बाबा जंगलों में ध्यानरत एक संत थे तो इतनी फराटेदार अंग्रेजी और जर्मन कैसे बोलते थे? गुमनामी बाबा के पास दुनिया भर के नामचीन अखबार, पत्रिकाएं, साहित्य, सिगरेट और शराब कौन पहुंचाता था? मौत के बाद गुमनामी बाबा का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार क्यों किया गया? 17 सितंबर 1985 को रात 9:30 से 10 बजे के बीच गुमनामी बाबा ने आखिरी सांसें ली। तब उनके साथ सिर्फ उनके सहयोगी सेविका जगदम्बे और सेवक कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव थे। कहा जाता है कि बाबा की मौत के बाद उनके सेवक उनकी संपत्ति और विरासत पर कब्जा को लेकर आपस में लड़ पड़े और उनके कमरे पर दोनों ने अलग अलग ताले लगा दिए। बाबा के पास 22 बड़े बड़े संदूक थे जिनमें सारा सामान रखा था। हालांकि इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने उनके घर पर पहरा लगा दिया। ऐसा दावा किया जाता है कि बाबा के जीवित रहते हर 23 जनवरी को कोलकाता से कुछ खास लोग नेताजी का जन्मदिन मनाने उनके पास आते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके सेवकों के इत्तिला भेजने के बाद भी उनमें से कोई बाबा के अंतिम दर्शन करने या अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने नहीं आया। कहा जाता है कि 2 दिन के इंतजार के बाद फौज और प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में गुपचुप ढंग से गुमनामी बाबा के पार्थिव शरीर को गुप्तार घाट ले जाकर कंपनी गार्डन के पास अंतिम संस्कार कर दिया गया। लोगों को ये बात बेहद हैरान करती है क्योंकि सैन्य क्षेत्र में किसी साधारण शख्स का अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता। गुमनामी बाबा के बाद फिर वहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। ऐसा आरोप है कि अंतिम संस्कार से पहले कोई रसायन डालकर उनका चेहरा बिगाड़ा गया। ऐसा क्यों किया गया या किया भी गया या नहीं, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। कहते हैं कि गुमनामी बाबा की मौत के बाद नेताजी होने की बातें फैलने लगी तो नेताजी की भतीजी ललिता बोस कोलकाता से फैजाबाद आई और गुमनामी बाबा के कमरे से बरामद सामान देखते ये कहते हुए फबक पड़ी कि ये सब उनके चाचा का ही है। इसके बाद गुमनामी बाबा के नेताजी होने की जांच के लिए कई जगह प्रदर्शन हुए जो काफी लंबे वक्त तक चले। सरकार बैकफुट पर आ गई और इस मामले की जांच के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया गया। हालांकि ये बात साबित नहीं हो पाया कि गुमनामी बाबा ही नेताजी थे। इसके बाद 2 और कमीशन इस जांच के लिए बने, लेकिन सबने गुमनामी बाबा को नेताजी मानने से इनकार कर दिया।